हेलो बच्चों, आज से हम लोग नया टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला टॉपिक होता है हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्यान ये रखना कि हम लोग अभी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे, यानी कि XY प्लेन है। उस प्लेन में मान लो कि हमें 2 पॉइंट्स A और B दे रखा है। A पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। और अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, AB की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों को पता होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए तो आप देखेंगे कि इसका जो ये हाइट है ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। बेस जो है वो x2 माइनस x1 हो जाएगा। और ये जो AB है ये उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया। AB हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इस पूरे का रूट, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, और आप तीसरा पॉइंट बनाते हैं जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्ट करने का 2 तरीका होता है, या तो वो जो तीसरा पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स A और B के बीच में हो। तो जब ऐसा कोई तीसरा पॉइंट होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो इंटरनल सेक्शन हो गया। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो तीसरा पॉइंट C था वो मान लीजिए कि ये A और B के बाहर कहीं है, यानी कि मान लीजिए कि C यहाँ पर है या यहाँ पर है। तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि ये जो तीसरा पॉइंट C है वो इस लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्सटर्नल सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट C है वो इस A और B के बाहर है, एक्सटर्नल है। और इंटरनल सेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट C है वो A और B के बीच में लाई करता है। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट C है वो इस AB को m/n के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। m/n का मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस AC और डिस्टेंस CB के बीच में m/n का रेशियो है। तो ये जो पॉइंट C है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से डिराइव भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नहीं डिराइव करूँगा। जो पॉइंट C है उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये उसका x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कोऑर्डिनेट इसी तरह हो जाता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये x और y कोऑर्डिनेट किसका हो गया, ये हो गया इंटरनल सेक्शन का। इंटरनल सेक्शन का मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट C है वो A और B के बीच में लाई कर रहा है। और ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पर m और n ये दोनों एक पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इससे आप ये भी देख रहे हैं कि अगर ये पॉइंट C A और B का मिड पॉइंट हो, यानी कि m/n का जो रेशियो है वो 1:1 है, यानी कि m की जगह 1 और n की जगह 1 आप पुट कर दीजिएगा, तो जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट में y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि x1 y1 अगर एक पॉइंट है और x2 y2 दूसरा पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो हो गया इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला। अब अगर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट C है वो A और B के बीच में नहीं लाई करके इन दोनों पॉइंट से बाहर लाई करता है, यानी कि मान लीजिए कि पॉइंट C यहाँ पर है और ये पॉइंट C इसी लाइन पे लाई करता है, यानी कि यहाँ से जो लाइन आप एक्सटेंड कर देंगे उसी लाइन पर C लाई करेगा। उसको मैं बना देता हूँ। मान लीजिए कि जो पॉइंट C है वो बाहर जा करके कहीं लाई कर रहा है। तो अब ये जो पॉइंट C है वो A और B को एक्सटर्नल इंटरसेक्शन कर रहा है, क्योंकि ये A और B से बाहर है। A से C तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो m/n है, यानी कि AC डिवाइडेड बाई BC, इसका रेशियो क्या है, m/n है। और इस केस में भी ध्यान ये रखना कि m और n पॉजिटिव रियल नंबर्स ही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर m और n क्या है, ये AC और BC डिस्टेंस का रेशियो है, यानी कि m और n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो जो C का कोऑर्डिनेट है वो इस केस में हो जाएगा mx2 माइनस nx1
डिवाइडेड बाई m माइनस एन, ये x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो गया। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो जब एक्सटर्नल सेक्शन हो तो उसमें माइनस आ जाता है, बस ये ध्यान में रखना। इंटरनल में हुआ था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, उसमें आप ये ध्यान रखिए ये m था ये n था, तो आपने क्या किया था mx2, हमेशा याद रखना क्रिस क्रॉस होता है, m यहाँ पर है तो ये x2 से मल्टीप्लाई होगा, n यहाँ पर है तो ये x1 से मल्टीप्लाई होगा, हमेशा याद रखना क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना। n को मल्टीप्लाई करोगे x1 से, m को मल्टीप्लाई करोगे x2 से, ऐसे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो इंटरनल सेक्शन में प्लस हो जाता है, एक्सटर्नल में माइनस हो जाता है फॉर्मूले में। अब इन्हीं दो अलग अलग फॉर्मूले को अगर आप चाहें तो एक सिंगल फॉर्मूले में एसिमिलेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग m बाई n को एक नंबर ले लेते हैं लैम्डा, तो इंटरनल सेक्शन वाले केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। हम लोगों ने क्या किया, जो फॉर्मूला था उसमें m बाई n को लैम्डा रख दिया, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला क्या मिल गया, लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। इस फॉर्मूले की ब्यूटी ये है कि ये इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन दोनों के लिए काम में आता है। अगर लैम्डा एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है इंटरनल सेक्शन। ये वाला फॉर्मूला भी इससे डिराइव हो जाएगा, लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 उससे डिराइव हो जाएगा। बस ध्यान में ये रखना है कि जब हम लोग एक्सटर्नल सेक्शन की बात करेंगे तो उस केस में लैम्डा एक नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना सेक्शन का फॉर्मूला, उसका x कोऑर्डिनेट का है, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लैम्डा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। तो ये ध्यान रखना कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर लैम्डा एक पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब आपको इंटरनल सेक्शन मिल रहा है, और उस केस में रेशियो ऑफ सेक्शन क्या हो जाएगा, ये जो m है ना इस m को यहाँ से हटा देंगे, n को भी हटा देंगे, और रेशियो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इज टू 1 का रेशियो हो जाएगा। देखो अगर आप इंटरनल सेक्शन कर रहे हैं और रेशियो लैम्डा इज टू 1 है तो देखो लैम्डा को x2 से हमने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को x1 से किया, तो हमें क्या मिल गया, लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। तो ये जो फॉर्मूला है ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों केस में एप्लीकेबल होता है। और जब एक्सटर्नल सेक्शन होगा तो ये जो हमने m इज टू n यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा m इज टू n के बदले ये मॉड लैम्डा हो जाएगा। और ये हमने मॉड इसलिए लिया है क्योंकि आप तो अभी डिस्टेंस का रेशियो ले रहे हैं ना, और एक्सटर्नल के केस में हम लोग जानते हैं कि ये जो लैम्डा है वो नेगेटिव रियल नंबर है। तो आपको अगर डिस्टेंस का रेशियो लेना है तो आपको यहाँ पर मॉड लैम्डा करना पड़ेगा। ये जो लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 है ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेक्शन का फॉर्मूला देता है। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है C वो कहाँ पे आ जाएगा, C जो है A पर आ गया। आप यहाँ से देखो ना, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है तो ये जो पॉइंट C है इंटरनल सेक्शन वाला पॉइंट वो उछल करके A पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं C जो है वो A से दूर जाता जाएगा और B के क्लोज आएगा। जब लैम्डा की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो जो C है वो टेंडिंग टू B हो जाएगा। आप यहाँ से देखो जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो जो C है ना वो धीरे 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 बढ़ता बढ़ता इस B तक चला जाएगा। लैम्डा जब 0 है तो ये जो पॉइंट C है वो A पे है, लैम्डा जब इन्फिनिटी होगा तो ये जो पॉइंट C है वो B पे चला जाएगा। और 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो A और B के बीच में होगा। यानी कि किसी भी पॉजिटिव लैम्डा के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इंटरनल सेक्शन होगा। तो वही मैंने बताया कि इस जनरल फॉर्मूले में लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो इसका मतलब इंटरनल सेक्शन हो रहा है, अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो गई इसका मतलब एक्सटर्नल सेक्शन हो रहा है। और एक्सटर्नल सेक्शन में ध्यान ये रखना कि लैम्डा कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। बराबर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि लैम्डा अगर -1 के बराबर हो गया इसका मतलब डिनोमिनेटर में आपको 0 मिलेगा, तो डिनोमिनेटर में तो 0 इज़ नॉट अलाउड। यानी कि एक्सटर्नल सेक्शन में कभी भी 1:1 का रेशियो नहीं आ सकता है। एक्सटर्नल में तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि आप A और B से बाहर हैं। तो अगर आप इस सेगमेंट के बाहर हैं तो आप दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंट तो हो ही नहीं सकते हैं।
इंटरनल सेक्शन में 1:1 का रेशियो हो सकता है, वो मिड पॉइंट के लिए होता है ना। अगर ये जो पॉइंट सी है वो ए और बी का इंटरनल सेक्शन हो तो आप बीच में सिचुएटेड हो सकते हैं और ए और बी दोनों से इक्वी डिस्टेंट हो सकते हैं। तो अगर इंटरनल सेक्शन है तो 1:1 का रेशियो अलाउड होता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल सेक्शन होगा तो 1:1 का रेशियो कभी अलाउड नहीं होगा। एक्सटर्नल के केस में देखिए यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू -1 अलाउड नहीं होगा। तो बच्चों ये ध्यान में रखना कि लैम्डा जब पॉजिटिव होता है तब आप इंटरनल सेक्शन करते हैं, लैम्डा जब नेगेटिव होता है तब आप एक्सटर्नल सेक्शन करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरसेक्शन। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स a -3 4 b 5 1। ये y एक्सिस है। अब हमें पता करना है कि y एक्सिस इस ए बी वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। मान लीजिए कि पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी मान लेते हैं कि यहाँ पर है। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहले मैं आपको रूटीन तरीका बताता हूँ जो हर बुक में बताया जाएगा। आपको पता करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप लैम्डा वाला जनरल फॉर्मूला लीजिए। आप मान लीजिए कि ये λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी है तो इस पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, λ(x2 + x1) डिवाइडेड बाई λ+1। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा 5 λ, x1 की वैल्यू -3 है तो हो जाएगा 5 λ -3 डिवाइडेड बाई λ+1। अब हम लोग को ये भी पता है कि ये जो पॉइंट सी है ये y एक्सिस पे लाई करता है। y एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इसका मतलब 5 λ -3 0 हो गया। इसका मतलब लैम्डा क्या हो जाएगा, 3/5 हो गया, यानी कि ये रेशियो हो गया 3:5। तो ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक रूटीन तरीका हुआ। हर बुक में ये तरीका आपको मिल जाएगा। आपको लेना ये है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना उसका जनरल फॉर्मूला यूज करिए लैम्डा वाला। आप लिख दीजिए λ(x2 + x1) बाई λ+1 और फिर आप ये देखिए कि ये y एक्सिस पे लाई करता है। y एक्सिस की पहचान ये होती है कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं 5 λ -3 = 0। इट मीन्स लैम्डा जो है वो 3/5 हो गया। इट मीन्स ये जो रेशियो है ये 3:5 का रेशियो हो गया। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक दूसरा भी बहुत सिंपल तरीका है और उस मेथड को आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे भी हम लोग इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि एक कोई जनरल लाइन L1 है, वो इन दोनों पॉइंट्स ए बी को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ तो हमने अभी y एक्सिस लिया है, लेकिन कोई भी एक आर्बिट्ररी लाइन L1 L2 हो सकता है और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट ए बी को ये लाइन L1 किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो वहाँ भी मेरा ये वाला तरीका काम में आएगा। देखिए तरीका क्या है। तरीका ये है कि आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट बी है उसका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। उसी तरह ये जो पॉइंट ए है उसका y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। क्या हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है? बिल्कुल मालूम है। अगर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -3 4 है, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है क्या है, -3 4 है, तो -3 क्या है, -3 होता है x कोऑर्डिनेट। वो x कोऑर्डिनेट क्या दिखाता है, उस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस 3 है, उसी तरह ये वाला डिस्टेंस 5 है। ये जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, इसका कोऑर्डिनेट है 5 और 1। इसका मतलब इस पॉइंट बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y क्या है, 5 है। ये जो पॉइंट ए है इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 4। इसका मतलब इस पॉइंट ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या है, 3 है। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए। किन दोनों ट्राइंगल्स को मैं बताता हूं। पहले आप ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, इसका कुछ नामकरण भी कर दें। मान लेते हैं कि ये D है और ये E है। तो आप दो ट्राइंगल देखिए, ADC ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल देखिए ECB। क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? हाँ भाई बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि देखो ये वाला एंगल इक्वल है। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ना, जो ब्लू वाला लाइन है दोनों लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो हमें पता करना था रेशियो ऑफ AC बाई CB।
ये पता करना था ना। तो ए सी बाई सी बी का रेशियो क्या होगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा ए डी बाई बी ई का रेशियो, और ये हो जाएगा, यहाँ से आप देख लो 3/5 हो गया। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही फास्ट तरीका है यूजिंग ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए आपने सिमिलर ट्रायंगल बना लिया, देखा कि ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये ए डी का डिस्टेंस 3 है, ये बी ई का डिस्टेंस 5 है। तो ए सी और सी बी का रेशियो, ये वाला जो रेशियो है ना, ए सी और सी बी का रेशियो भी 3:5 होगा। और हमें पता तो यही करना था ना कि इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस इंटरसेक्ट दिस लाइन सेगमेंट ए बी, तो वो क्या रेशियो हो जाएगा, 3:5 हो गया। आगे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, और आपको पता करना होगा कि ये जो लाइन L1 है वो इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो वहाँ भी आप ये वाला तरीका कर सकते हैं कि चलो भाई इसको लैम्डा लिया, इसको 1 लिया, फिर लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 x कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरह y कोऑर्डिनेट लिया, फिर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट किया इस लाइन L1 के इक्वेशन में, और उस रिलेशन का यूज करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड की। तो वो एक लंबा मेथड हो जाएगा। लेकिन आसान मेथड क्या होगा, आसान मेथड ये होगा कि आप पॉइंट ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए फ्रॉम दिस लाइन L1, उसी तरह पॉइंट बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। मान लीजिए ये डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस है D2। आपको क्या पता करना था, आपको पता करना था ए सी बाई बी सी, ये वाला रेशियो पता करना था ना। देखो अब आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देखो सिमिलर है ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो ब्लू वाला लाइन तो दोनों पैरेलल है ना, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ए सी बाई बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D1 बाई D2। यानी कि एक बार अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लें, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना रिलेटिवली आसान होता है, किसी भी एक पॉइंट से एक पर्टिकुलर लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा उसका फॉर्मूला आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सब फाइंड करेंगे। तो ये सब फाइंड करना रिलेटिवली आसान होता है। तो आप आसानी से D1 और D2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ही आपने D1 और D2 की वैल्यू फाइंड की ना, तो ये वाला रेशियो AC बाई BC आपको मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये होता है, हर चीज़ को आप 2-3 डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा लफड़ा यही होता है कि कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इस तरह के ट्रिक्स यूज करते हैं ताकि उनको कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। आपको ध्यान ये रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें, और साथ ही साथ ध्यान ये भी रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में ज्योमेट्री के इंट्यूशंस को अगर आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपका कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो एज फार एज पॉसिबल जहां भी आपको लगता है कि ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंट्यूशंस का आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि उन इंट्यूशंस, उन कॉन्सेप्ट का यूज़ करने से आपका कुछ टाइम बचेगा, कुछ कम कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको कम कैलकुलेशन करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं।